Hi, this is Shubham Pandey. I hope all you are doing well. So, in my last video, we have talked about the constitutional body and non-constitutional body. In this particular video, I'm going to be talking about some of the most important constitutional bodies. Okay? तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज उनको कहा जाता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उन्होंने सोचा था कि कुछ डिपार्टमेंट, कुछ पोस्ट वगैरह हमारी बनाई जानी चाहिए जो इंडिया की फंक्शनिंग में आगे काम आएंगी। तो उन्होंने वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और उसके सारा कुछ उसके बारे में अलग अलग आर्टिकल में मेंशन किया कि क्या उनके रोल रहेंगे, क्या उनकी फंक्शन रहेंगी, सारा कुछ। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, दोबारा मैं इसको पढ़ देता हूँ। दे आर स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल्स। तो अच्छे से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जिसको कहा जाता है, और उनके बारे में अच्छे से आर्टिकल में भी मेंशन है कि हर एक आर्टिकल बताता है उनके बारे में कि इस आर्टिकल में इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में क्या लिखा हुआ है और उसके बारे में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, सब कुछ लिखा गया। ठीक है, तो एनी चेंज इन द मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अगर उसमें आपको कुछ चेंज लाना है या कुछ उसमें उसको अलग तरीके से कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, उसमें एक मेजोरिटी लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने जाएगा। प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, हरी झंडी दे देते हैं, तो इसका मतलब वो अमेंडमेंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमीशन हमारे इंडिया में होता है, तो उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा सुनील अरोड़ा। इनकी फोटो अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, 2 दिसंबर 2018 में बने थे, अभी भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब देखिए, अब चीज को समझिए कि इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है। पहले इनके बारे में थोड़ा डिटेल और देख लीजिए। श्री सुनील अरोड़ा अज्यूम द ऑफिस 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 2nd। ठीक है, उन्होंने जिनको हटाया वो हैं ओम प्रकाश रावत। तो अब याद रख सकते हैं हमारे कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, 23rd, एंड इन्होंने किसको हटाया। अब इनके बारे में चीज समझे कि करते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये काम क्या होता है इलेक्शन कमीशन का। आपने बहुत बार देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का नाम आता है जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं या किसी भी चीज के इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन भी बहुत जगह पे होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, या स्टेट में आ जाऊं तो मैं उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्शन चलते रहते हैं, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। तो जो बॉडी, जो डिपार्टमेंट सारी टेक केयर करते हैं कि इलेक्शन सही तरीके से हो, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या एलिमेंट इसमें यूज होंगे, तो ये सारा कुछ करता है इलेक्शन कमीशन। सॉरी, इलेक्शन कमीशन ये सारा काम देखता है। ठीक है, तो यही है जो आपकी इलेक्शन कमीशन है। हम तो मोस्टली जब भी यहाँ पे जनरल इलेक्शन होते हैं उसके टाइम होते हैं, बल्कि रूटीन में आके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे भी उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके इलेक्शन कराता रहता है। ठीक है, तो कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है ये आर्टिकल 324 में मेंशन है। उसके बाद ये इसमें होता क्या है, कंपोजिशन का मतलब होता है इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनके साथ जो हेल्प करते हैं। अब जैसे माना जा रहा था कि जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें आ रहा एक अमेंडमेंट हुआ था कि पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 थी, उसके बाद वो 18 वोटिंग एज कर दी। जब 18 वोटिंग एज के तो बहुत सारे लोग और एलिजिबल हो गए वोट देने के लिए, तो संख्या ज्यादा बढ़ गई। तो पहले एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था जो सारा काम देखता था, एक तरह से हेड जिसको आप कह सकते हैं इलेक्शन का। पर लेकिन उसके बाद एकदम से काम बढ़ गया तो उनके साथ और अपॉइंट करने पड़े 2 कमिश्नर जो काम उनका देखेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो तब से अभी तक एक इलेक्शन कमिश्नर, 2 हमारे उनके अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो इनका टेन्योर भी देख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन का। तो प्रेजेंटली 6 ईयर्स और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। अब इनका चीज समझिए, इसमें मतलब क्या कह रहा है, या तो उनको काम करते करते 6 साल हो जाए, या तो वो 65 ईयर्स को कंप्लीट कर ले, तो विच एवर इज अर्लियर उनकी रिटायरमेंट एज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल वो फर्दर अपॉइंटमेंट उनको मिल सकते हैं, दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है, मेन आपको ये देखना है कि फंक्शन क्या करता है इलेक्शन कमिश्नर। तो ये आपको जैसे मैं बताया कि वो अलग अलग जगह के इलेक्शन कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट के लेवल पे। तो उसके बाद उनके पावर्स क्या क्या होती है, कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि उनके पास ये पावर होती है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके, और इनके लिए उनके पास कुछ पावर्स दी होती है इसको करने के लिए। ठीक है,
पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन। अब जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो मतलब चुनाव में खड़ा होता है तो उसको एक सिंबल चाहिए होता है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो ये इलेक्शन कमीशन के पास जाके ही कराना होता है। और इलेक्शन कमीशन उसको किसी भी ग्राउंड पे मतलब एक तरह से उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो कुछ जो क्वालिफिकेशन एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनको मतलब पूरी करनी होती है, तो वो अगर वो पूरी नहीं करते तो उनको डिस्क्वालीफाई करने का पावर इनके पास होता है। ओवरसीइंग इलेक्शन, तो अलग अलग जगह पे वो जाके इलेक्शन को देख सकते हैं कि फेयर एंड वो हो रहे हैं कि नहीं, जो अलग अलग आपको जहाँ पे वोटिंग बूथ होते हैं जहाँ पे लोग आके वोट करते हैं, तो ये सब चीज़ों को देखते हैं वो, ठीक है। तो ये सब इनके पावर होते हैं, ये सब इनके फंक्शन भी होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये आपके इलेक्शन कमीशन खबर तो मैं क्या आपको पता लग जाएगा। उसके बाद दूसरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम के अभी गिरीश चंद्रा मुर्मू हैं, तो जो 8 अगस्त को बने थे, तो रिसेंट में बने, तो इनके बारे में आपको बहुत करंट के लिए याद रखना पड़ेगा। तो ये आप इसके बारे में देख सकते हैं कि भाई इनका आर्टिकल 148 में मेंशन है। अब इसका काम क्या होता है मेन, सबसे ज्यादा आपको ये जो वर्ड अलग अलग मिलते हैं कैग, सीजीआई, ये सब, तो इनके काम क्या होता है। तो जो कैग होता है वो करता है ऑडिट। अब जो जिनको ऑडिट मतलब एक टर्म से नहीं पता, ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। चेक किसको किया जाता है, आपने एक चार्टेड अकाउंटेंट या सीए सुना होगा, कॉमर्स फील्ड का जो इंसान बनता है, तो ये भी क्या करता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों जो मेंटेन करती हैं अपना क्या उन्होंने कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, कितना उनकी सेल हुई है, सारा कुछ, तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है जाके कि ये हेरा फेरी तो नहीं कर रही है, सब कुछ। हर एक बड़ी कंपनी जो रजिस्टर है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ता है। तो यही हमारे इंडिया में जो हम जैसे कि मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट की इनकम होती है वो क्या होती है, तो हम जो टैक्स वगैरह देते हैं, इवन या उसको इनकम टैक्स के तौर पे कहिए या इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे कहिए, जो भी टैक्स से इकट्ठा होता है मनी उनके पास, हमारे गवर्नमेंट के पास, तो वो उसको कैसे खर्च कर रही है, कितना लगा रही है, कितना बचा रही है, किस किस उसमें अलग अलग फंड्स में डाल रही है, तो वो सब कुछ सारी चीज़ों को ऑडिट कौन करता है, हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अलग अलग डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं, गवर्नमेंट उसको ही पैसा दे रही है ना फंक्शन करने के लिए, उसको भी चेक कौन करेगा, हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके बारे में आगे धीरे और पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। तो ऑल रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दोज बॉडीज अथॉरिटी, तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी चेक करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के भी चेक करेगा, और वो वाली बॉडी, वो गवर्नमेंट बॉडी जिनको ये पैसा देती है, कौन गवर्नमेंट पैसा देती है, उसके अकाउंट भी चेक करेगा कि हाँ भाई आप ढंग से काम कर रहे हो कि। एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप एक मतलब अपने फादर से पैसे लेते हैं, आपने कहा कि मैं मूवी वगैरह देखने जा रहा हूँ या मेले में जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उनसे पैसे लिए 1000 रुपये, और आप जब मेले वगैरह लेके आपने 800 रुपये खर्च कर दिया, 200 रुपये वापस कर दिए, ठीक है। तो वो आपसे एक तरह से हिसाब लेंगे कि हाँ भाई आपने कहाँ पे खर्च किया, क्या क्या चीज़ों में लगाया था। एक तरह से वो आपको बाद में सजेशन भी देंगे कि आपने जो खर्च किए, जैसे कि अगर आपने खाने पीने में खर्च किया तो सही है, अगर आपने फालतू में खर्च किए हैं तो वो कहेंगे कि सजेशन देंगे कि आपने खाने में खर्च किया, कोई गलत बात नहीं, आपने सही किया, लेकिन ये फालतू चीज़ों में खर्च ना करो, आपको एडवाइस देंगे। पर वो हिस्ट्री में जाके मतलब पीछे पास्ट में जाके वो चीज़ दोबारा तो नहीं कर सकते कि आपके वो 1000 रुपये में 800 रुपये वापस ले आए। तो ये भी कैग का भी एक सिस्टम समझे, कैग बस आपको एक एडवाइस देता है। गवर्नमेंट जब सारे पैसे खर्च कर देती है उसके बाद ही आके सिर्फ बुक्स चेक करता है कि हाँ आपने इतने पैसे यहाँ लगाए, उतने पैसे वहां लगाए, पर ये कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल करने का मतलब तो ये होता है ना कि कैग के पास पहले पैसे होते हैं और कैग से फिर गवर्नमेंट आके मांगती कि हमको पैसे चाहिए, हमको दे दो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होती, पहले गवर्नमेंट जब खर्च कर देती है बाद में आके बस देखता है कि हाँ ये चीजें खर्च हुई हैं, उसके बाद एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को जाकर कि यार आपने ना थोड़ा ऐसा खर्च कर दिया, आपकी गवर्नमेंट ना थोड़ा यहाँ पे ज्यादा खर्च कर दिया, यहाँ पे बचा सकती थी, ये बचा सकती थी। तो समझ रहे हैं आप, ये एक तरह से एडवाइस देने के लिए बाद में आता है। ये कंट्रोल नहीं करता है। कंट्रोल वर्ड का समझिए, कंट्रोल का मतलब ये भी होता है कि इसके पास एक पावर होती है पैसे को कंट्रोल करने की, कि गवर्नमेंट जब खर्च कर रही होती है मना कर देता, ठीक है, कि नहीं तुम नहीं खर्च कर सकते, बस इसका कंट्रोल की पावर नहीं है, ये बाद में सिर्फ चेक करेगा, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक ये आत्मनिर्भर स्वतंत्र अथॉरिटी है। ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। भाई साहब जो हैं हेड भी हैं, ऑडिट भी करते हैं, चेक करते हैं, और अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, और ये चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स है। ये थोड़ा समझेगा, पब्लिक पर्स का मतलब होता है कि जो आम नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनका ये पर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जो टैक्स वगैरह हमसे जो कटता है तो हमारे ही पैसे से कट के सरकार की इनकम बनती है ना, तो इसकी देखभाल करने वाला कौन है, कैग है, ठीक है। तो वो देखेगा बार बार, ऑडिट जब साल के अंत में करेगा, देखेगा कि हाँ भाई कितना पैसा सरकार ने फालतू खर्चा, तो वो उनको एडवाइस देगा, उनको डांट भी लगाएगा कि तुमने ये थोड़ा ज्यादा खर्च कर दिया, ठीक है। ये सब चीजें, इसलिए वो कहा जाता है गार्जियन है, देखभाल ही करता है। गार्जियन मतलब देखभाल करता है, ठीक है, हमारे पब्लिक पर्स का, जो हमसे पैसे कट के जाते हैं सरकार के पास, उसकी।
It is an institution through which the accountability of a government and other public authority, all those who spend the public fund to parliament and state legislature through them to the people is ensured। तो बस यही चीजें कह रहा है कि भाई जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं या गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या अलग अलग डिपार्टमेंट को जो पैसे मिलते हैं सबको ये देखता है, ठीक है, एक तरह से जो भी स्पेंड करते हैं। तो इनके बारे में फिर से देखा देते हैं। आर्टिकल 148 में मेंशन है, आपको ये याद रखना है। ये टेन्योर मतलब कब तक ये ऑफिस होल्ड करता है, कब तक इनके एक तरह से मैं कहूँ कि वो चलता है, इनका जो टाइम चलता है। तो ये वही सेम है, क्या कहते हैं, या तो 6 साल या 65 whichever कम्स अर्लियर, ठीक है। और रिमूवल इज द सेम एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का एक रिमूवल प्रोसीजर है, वो इनका सेम है, ठीक है। तो वो कभी जब सुप्रीम कोर्ट अच्छे से कराऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा। फर्दर अपॉइंटमेंट इनकी नहीं होती है, तो ये याद रखना। पिछले में होती थी, इसमें नहीं होती थी। उसके बाद क्या है, पावर्स। ऑडिट अकाउंट कंसर्न विद द कंटीजेंसी। अब देखिए कुछ ना फंड होते हैं, एक होता है कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेट फंड और एक पब्लिक अकाउंट फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों फंड को ये देखता है, ठीक है। मैं उसके बारे में बताता हूँ। एडवाइजरी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट। तो उसके बाद एक एडवाइजरी फंक्शन भी ये करता है। एडवाइजरी फंक्शन क्या होता है कि जब ये सारा कुछ एग्जामिन कर लेगा बुक्स ऑफ अकाउंट की भाई सरकार ने कितना खर्चा, या जो डिपार्टमेंट सरकार जिसको पैसा दे रही थी उसने कितना खर्चा, या स्टेट ने कितना खर्चा, तो ये प्रेसिडेंट को जाके एडवाइस देगा। प्रेसिडेंट हमारा हेड है हमारे कंट्री का, उसको जाके एडवाइस करेगा कि यार वो डिपार्टमेंट ऐसा थोड़ा ज्यादा खर्च कर रहा है, नहीं ये डिपार्टमेंट आपका सही चल रहा है, वो डिपार्टमेंट सही चल रही है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये वो करेगा। अब आइए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज देखिए। कंसोलिडेट फंड, पब्लिक अकाउंट्स और कंटीजेंसी फंड क्या होता है समझिए। कंसोलिडेट फंड वो वाला फंड होता है जिसमें हमारे टैक्स का पैसा डायरेक्ट जाता है, ठीक है। जो हम से टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, उस करते तो गवर्नमेंट को इनकम होती है, गवर्नमेंट उसको अपने पास रखती है। याद रखना, जो गवर्नमेंट को ये जो फंड क्रिएट हुआ है, मान के चलिए जो इन्होंने अकाउंट क्रिएट किया, फंड क्रिएट किया है, इसको अगर स्पेंड करना है, इसकी अगर अमाउंट स्पेंड करनी है, तो इसलिए इसको स्पेंड करने से पहले आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, समझिए। पार्लियामेंट में हर एक पार्टी के मेंबर बैठे हैं, बीजेपी के भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी, आम आदमी के बहुत सारे। उनकी जब अप्रूवल, जब उनकी मेजोरिटी मिलेगी कि हाँ वो मान के कहते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या इस चीज के लिए पैसा चाहिए, तो जब सबकी अप्रूवल हो जाएगी तब जाके वो पैसा निकाल के यूज होगा। मैं ख्याल से समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद होता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड होता है ऐसा फंड जिसमें क्या तो कहते हैं इमरजेंसी के लिए पैसा रखा है। कंटीजेंसी का मतलब ही होता है इमरजेंसी फंड, ठीक है। इमरजेंसी होता है कंटीजेंसी का मतलब, तो इमरजेंसी फंड भी आप उसको कह सकते हैं। तो इसमें वो पैसा होता है कि आपने एक ऐसे काम, ऐसे चीज के लिए रखा है, जैसे हम घर में भी रखते हैं कि कभी कोई बीमार हो गया उसके लिए, तो इन्होंने एक इमरजेंसी के लिए रख रहा है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो इससे पैसा निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी क्या करता है, कंसोलिडेट भी करता है। तीसरा पब्लिक अकाउंट भी करता है। पब्लिक अकाउंट समझे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता। पब्लिक अकाउंट्स में क्या होता है, पब्लिक अकाउंट मान के चलिए कि ये पब्लिक, ये कौन सा पैसा होता है। अब जैसे अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपने सुना होगा उनके पेंशन के लिए उनके हर बार सैलरी से पैसे कटते हैं। तो हर बार सैलरी से पैसे कट के उनके अकाउंट एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं, तो वो होता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है। पब्लिक अकाउंट जो, पर ये समझिए ये जो पैसे कटे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के, उस पर्टिकुलर सरकारी एम्प्लॉय के, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, तो वो उसको बाद में जाके रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। आप मेरी चीज समझिए। कंसोलिडेटेड फंड वाला फंड था जिसमें हमारे पैसे कट रहे थे एज ए टैक्स, पर वो हमको वापस तो नहीं मिल रहे थे, वो तो सरकार के पास जा रहे थे, बाद में उससे कुछ भी करे, चाहे हमारी डेवलपमेंट के लिए लगाए चाहे डेवलपमेंट के लिए नहीं भी लगाए, तो वो तो मुझसे चल गया, मुझे वापस नहीं आए। पर पब्लिक अकाउंट का जो पैसा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में भी पैसा जमा करते हैं, एफडी कराते हैं, या आप उसमें पैसा जमा कराते हैं, एक तरह से पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं, तो वहां से भी आपको पता है कि अभी तो आपके पास वो पैसा नहीं है, पर उसका होल्ड आपके पास है। इन फ्यूचर आप कभी भी निकलवा सकते हैं, कभी भी आपको एफडी जब मैच्योर रहेगी आपको मिलेगी। तो पब्लिक अकाउंट भी वैसे ही है। सरकार इस फंड को यूज करती है, पर इससे पता है कि इसको कभी ना कभी इसके राइटफुल ओनर को वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, आगे है उसके बाद है हमारे यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके जो आज के टाइम के हेड है, चेयरपर्सन है, वो है अरविंद सक्सेना, 20 जून को बने थे, ठीक है। तो यूपीएससी आपको पता ही है, यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, एग्जाम कराता है, रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जामिनेशन कराता है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। किसके लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब्स के लिए, जिसमें आपको आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, आईआरएस। आगे देखिए इसमें क्या करता है, फंक्शन क्या करता है यूपीएससी, थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा लंबी वीडियो होगी। द यूपीएससी कंडक्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज फॉर डिफरेंट इंडियन एंड यूनियन टेरिटरी। आपको पता इंडिया पूरा फैला हुआ, हर जगह पे यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो टेरिटरी होगी, यूनियन टेरिटरी, आपको पता है यूटीज भी होती हैं, उसके बाद इंडियन स्टेट हो गया, अलग अलग जगह पे वो एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इट हेल्प्स द स्टेट इन कंप्राइजिंग इंप्लीमेंटिंग स्कीम ऑफ कंबाइंड रिक्रूटमेंट एंड सर्विस रिक्वायर्ड स्पेशल क्वालिफिकेशन। बस वही आपकी स्टेट लेवल की भी हेल्प करता है, खुद एक
सेंट्रल लेवल पे भी कंडक्ट कराता है। उसके बाद यूपीएससी सर्व एज इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑन द डिमांड ऑफ गवर्नर विद द कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की कंसर्न से ये हेल्प करता है स्टेट को और गवर्नर की हेल्प करता है उसमें उधर एग्जाम कंडक्ट कराने के। बस आपको इतना याद रखना कि यूपीएससी एक बहुत अच्छा फंक्शन करता है, वो बहुत तरीके से गवर्नमेंट को भी एक तरह से एडवाइजरी बॉडी बन के वो मतलब क्या तो कहते हैं फंक्शन, मतलब एक तरह से एडवाइजरी बॉडी बन के उनको बहुत अलग अलग फंक्शन, बहुत अलग अलग उनको एक तरह से वो देता है सहूलियत, में क्या कहूँगा उसके एक तरह से बेनिफिट देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अलग अलग काम उनके काम आता है, पर उसका जो मेन काम होता है वो होता है अलग अलग तरह की अलग अलग लेवल पे, स्टेट पे, इन उसके लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आपके एग्जाम कंडक्ट कराना, जो आपके ग्रुप ए या ग्रुप बी के जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर कभी कभी कॉम्पोजिशन पूछ लेता है, ये बहुत मतलब डीप में, क्योंकि अगर यूपीएससी का खुद का एक डिपार्टमेंट, तो यूपीएससी में इसके एग्जाम आने थोड़े से मतलब वो हो जाते हैं, मतलब बहुत जरूरी हो जाता है उनके लिए। तो सबसे बड़े आपको याद रखना अरविंद सक्सेना जो इनके चेयरमैन है, बाकी ये इनके 10% और होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप नाम देख सकते हैं पॉज करके, बाकी इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आ जाती है वो होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लोग सीजीआई से कंफ्यूज कर देते हैं, सॉरी, तो सीजीआई से कंफ्यूज कर देते हैं लोग। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है हाईएस्ट, इसमें आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। अटॉर्नी, चलिए इसमें नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो हाईएस्ट लॉयर माना जाता है हमारे इंडिया का, ठीक है, हाईएस्ट लॉयर। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो जज है एक तरह से, तो वो जज सुप्रीम कोर्ट, मतलब सबसे बड़ा जज माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंडर आती है एक तरह से, जो उसके नीचे होती है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज के टाइम में बोबड़े जी, अरविंद बोबड़े, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई कौन सा केस किसको देना है, एलोकेशन ऑफ केसेस करते हैं वो। और वो ये भी देखते हैं कि भाई एक अगर कोई ऐसा लॉ बनाना है या कोई केस जिसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का भी वो एक तरह से डिपार्टमेंट को भी निर्माण करते हैं, डिपार्टमेंट को भी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में कुछ बात करनी है, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये हाईएस्ट लॉयर होता है एक तरह से, बहुत बड़ा लॉयर होता है, जो कि किसका लॉयर होता है, वो गवर्नमेंट का लॉयर होता है, सरकार का लॉयर होता है। आप कहेंगे सरकार को भी लॉयर रखने की जरूरत होती है, बिल्कुल। सरकार के साथ भी कभी कभी लोगों के केस चलते हैं, जैसे आपने फ्यूचर में मतलब पास्ट में बहुत सारे केस देखे होंगे वर्सेस ये इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर केस हो जाता है, तो उनके जो लीगल एडवाइजर होता है, जो लीगल मैटर उनके मतलब जो लीगल मैटर पर उनका केस लड़ता है, तो वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लॉयर होता है, और जो सीजीआई होते हैं वो जज होते हैं, तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आज के टाइम पे के वेणुगोपाल हैं, ठीक है, 30 जून को बने थे। उसके बाद इनका इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है एक्सटेंडेड द टर्म, तो ये कोई इसमें जरूरी नहीं, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया वेणुगोपाल जी का मतलब टर्म एक और अनदर ईयर के लिए। तो ये उनके प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो उनका टर्म आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इनका हो गया, तो ये करंट की न्यूज बनती है। वेणुगोपाल इज अपॉइंटेड, तो ये 15वें अटॉर्नी जनरल बने, तो जब मुकुल रस्तोगी को इन्होंने हटाया था। आगे देख लीजिए, इनका जो मेंशन है वो है 76 आर्टिकल में, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट ही और शी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बताया था लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हो जाते हैं एज चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही एडवाइज द यूनियन गवर्नमेंट टू ऑल गवर्नमेंट ऑल लीगल मैटर। तो जो भी लीगल मैटर होते हैं गवर्नमेंट को, जिस पे भी एडवाइस चाहिए होता है, उनको देने वाला कौन होता है लॉ के फील्ड में, वो होता है हमारा Attorney General of India. He also the primary lawyer represent the union government in Supreme Court. In India, Attorney General is like an advocate general in the state is supposed to be the political appointee in spirit, but this is not the case in practice. देखो बस चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी वो उनको प्रेजेंट करने वाला जो होता है वो होता है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पैरेलली एक पोस्ट होती है, उसकी जैसी एक और पोस्ट होती है, वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो सेंट्रल लेवल पे करता है हमारे यूनियन गवर्नमेंट के लिए, वही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन करता है, स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो आपको पता ना कि जैसे एक पैरेलली चलती है कि जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे, तो नीचे गवर्नर हो जाएगा, मतलब उनके पैरेलल में ही। फिर यहाँ पे राज्यसभा है, लोकसभा है, और नीचे क्या हो जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये जब मैं कराऊंगा अच्छे से तो उसमें डिटेल में हो जाएगा। बाकी अभी के लिए आपने ये समझना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर भी होता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो भी लीगल केसेस होते हैं। और उसी की तरह एडवोकेट जनरल होता है, वो स्टेट लेवल पे होता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उनके कोई काम वगैरह होते हैं तो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, 76 आर्टिकल में ये आता है, ठीक है। उसके बाद इनको अपॉइंट करने की चीजें क्या कि प्रेसिडेंट की एडवाइस पे ये अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद फिर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, कि क्वालिफिकेशन ये होती है कि जैसे कि इसमें लिखा है ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली चीज, मस्ट हैव बीन जज फॉर सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। तो या तो वो
क्या तो कहते हैं जज रहे हो किसी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए, या फिर कहीं पे एडवोकेट रहे हो, ठीक है। तो जज, एडवोकेट, ये लॉयर वगैरह अलग अलग चीज होती है। तो यहाँ पे 10 साल के लिए रहे हो, और एक एमिनेंट जूरिस्ट रहे हो, ठीक है, इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की नजर में एमिनेंट जूरिस्ट हो तब वो जाके वो क्वालिफाई करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद इनका टर्म कोई फिक्स नहीं है। तो ये चीज याद रखना कि इनके बारे में कोई फिक्स नहीं है टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसकी मर्जी से, ये प्रेसिडेंट की मर्जी से चलती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपने वर्ड देखा है कि इनको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया इनका टर्म, ठीक है। तो ये मर्जी है, तो मर्जी से चल रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई टेन्योर के बारे में कुछ फिक्स नहीं है। उसके बाद रिमूवल वगैरह तो इतना कोई चलिए अभी देखेंगे, तो ये होल्ड्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की मर्जी से होते हैं, जब भी इनका मतलब रिमूव कर सकते हैं। बाकी ड्यूटीज क्या है, तो ड्यूटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, कि लीगल मैटर्स पर उनको एडवाइस देते हैं, क्योंकि खुद लॉ ऑफिसर है तो लीगल मैटर पर एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और प्रेसिडेंट को ये जाके कि वो करते हैं, एक तरह से रेफर करते हैं अपने आप को, प्रेसिडेंट को जाके पूरी एक तरह से बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको अपनी सरकार कैसे चलानी चाहिए। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज लीगल कैरेक्टर, तो अलग अलग काम ये क्या करते हैं, ये किसी भी हाई कोर्ट या जिसमें क्या लिखा ऑल केसेस तो अपीयर ऑन। और देखिए समझिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो किसी भी कोर्ट वगैरह में जाके एज ए ऑडियंस उसको अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये जिसमें होता है टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो बस वो ये कंसल्ट वगैरह कर सकता है। थोड़ी जो मेरी तरफ से वो सुन लीजिए, किसी भी ये उसमें जा सकता है, किसी भी केस में जाके ये जाके बैठ सकता है, उधर जाके एज ए ऑडियंस को सुन सकता है। इसको मीटिंग अटेंड करने का, कोई भी जो मीटिंग होती है गवर्नमेंट की उसकी अटेंड करने की फुल पावर होती है, पर इसको वोटिंग पावर नहीं होती, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी क्या तो कहते हैं ये डायरेक्ट जाके मतलब प्रेसिडेंट से मिल सकता है, उनको एडवाइस कर सकता है, ठीक है। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कंसर्न बाय हिम, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद राइट एंड लिमिटेशन, तो आपको जैसे मैं बताया रखा है कि किसी भी प्रोसीडिंग में जाके ये बैठ सकता है, ज्वाइंट मतलब किसी भी जो प्रोसीडिंग हो रही, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की कोई भी मीटिंग हो उसमें जाके बैठ सकता है। बाकी ये उसमें शी इज नॉट डिपेंडेंट द लीगल प्रैक्टिस, ही इज नॉट एडवाइस्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रीफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कोई ज़्यादा मैं आपको इसमें बताऊंगा नहीं, इसमें मतलब कोई आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है आपको, जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि वो कहीं भी जाके बैठ सकते हैं, किसी भी मतलब मीटिंग में जाके गवर्नमेंट के ऊपर से वोट करने का अधिकार नहीं होता। वो किसी भी कोर्ट के अगर केस चल रहा हो तो जाके वो उसे अटेंड करता है एज ए ऑडियंस, और प्लस उसके बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट से मीट करने का अधिकार होता है, उनको एडवाइस करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो यही है। उसके पास सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, इनको असिस्ट करते हैं इनके काम में, ठीक है। बस यही है। उसके बाद मैंने कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिस आपको बताया, जो उनके साथ का जो होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो स्टेट लेवल पे होता है। ये सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है। उसके बाद आर्टिकल इनका 76 में है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी से जब भी जितना भी ऑफिस को मतलब ऑफिस में रहना चाहिए रह सकते हैं, और प्रेसिडेंट की मर्जी को हटा भी सकता है, इनको जितनी मर्जी देर तक रख भी सकता है। फर्दर अपॉइंटमेंट इनकी होती है। उसके प्रिविलेजेस मैंने आपको बता दिए कि इनको प्रिविलेजेस ये भी है, इनको एज ए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितने प्रिविलेजेस मिलते हैं इनको भी उतने मिलते हैं, ठीक है। प्रिविलेजेस मतलब अलग अलग जो उनके अलग अलग बेनिफिट होते हैं, उनको अटेंड करने का अधिकार होता है, उनको जो जो पर्क्स वगैरह मिलते हैं तो वो सारे इनको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है हमारे 3 चीजों में बांटा हुआ है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में राज्यसभा, लोकसभा, ये सब चीजें आती हैं जो लॉ वगैरह बनाती है। एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे लोग आते हैं, जिसमें ये कैसे वो चीजें अप्लाई होंगी, कैसे वो लोग उसको मतलब वो लॉ जो बने हैं वो कैसे लोगों से काम करवाया जाएगा, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और तीसरा होता है जुडिशरी, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो यही है। तो यही हमारे अब ये सारी जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद हमारे एक और अब देख लीजिए फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन होते हैं जिनके चेयरपर्सन कौन है, एनके सिंह, ठीक है। तो ये 15 फाइनेंस कमिश्नर, जो अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रही है, तो 15 का तो उसके बाद फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी फॉर द एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 280। तो याद रखना आपने 280 आर्टिकल में ही आता है। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो आपका टैक्स करके जो टैक्स से जो अमाउंट आती है गवर्नमेंट के पास, उसको कैसे बांटना है, कितना सेंटर में बांटना है, कितना स्टेट में बांटना, तो सारा कुछ कौन देखता है, फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस से रिलेटेड है, बस अब याद रख सकते हैं 280 आर्टिकल है, एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं, फर्दर अपॉइंटमेंट इनकी होती है। उसके बाद डिसाइड द बेसिस फॉर शेयरिंग द डिविजिबल ऑफ टैक्स बाय द सेंटर एंड स्टेट। तो जगह टैक्स को कैसे बांटा जाएगा सेंटर स्टेट में, वो ये देखते हैं। एनी मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस कैन बी रेफर टू द प्रेसिडेंट। तो कोई भी अच्छा जो फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात होती है, कोई भी अच्छी चीज होती है, तो वो प्रेसिडेंट को ये जाके बता सकते हैं, ठीक है। इवेल्युएट द राइज इन द कंसोलिडेट फंड ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू अफेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तो मैंने आपको बताया था कंसोलिडेट फंड वगैरह जो होता है
उसको ये कैसे करके यूज कर सकते हैं और कैसे स्टेट एंड म्यूनसिपैलिटी को उसके रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, उसके बारे में इनके बारे में ये चीज होती है इनके पास। उसके बाद अगला आ जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बने ही इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपको उस टाइम जो शेड्यूल कास्ट का एक मुद्दा था तो बहुत वो बर्निंग एक तरह से वो सेंसेशनल मुद्दा था, तो उस टाइम उन्होंने एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया जिसमें उन्होंने ये देखा कि कोई भी हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे उनके सेफ गार्ड के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीजें जैसे कि सेफ गार्ड प्रोवाइडेड बाय द शेड्यूल कास्ट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्वायरिंग इनटू द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द रैपिड। तो कोई भी इनके बारे में कोई भी चीजें होती है, इनको कैसे इनकी डेवलपमेंट करनी है, सारा कुछ ये देखता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इनके जो चेयरपर्सन डॉक्टर रामशंकर कटारिया है आज के टाइम में। तो बाकी इनके बारे में जो भी इनका चीज़ें होती हैं कि इनको कैसे सेफ गार्ड करना है, इनकी जो सामाजिक हालत है वो कैसे सुधारनी है शेड्यूल कास्ट वालों की, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कुछ इंपॉर्टेंट आपके बॉडीज थी, तो अगले में नॉन इकोनॉमिक बॉडीज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।